हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका। जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि एफआईआर कहाँ फाइल करनी है। अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने से मना कर दे तो क्या होगा। पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेशन करती है, अरेस्ट करती है, किन केसेस में अरेस्ट कर सकती है, किन में नहीं कर सकती, किस में बेल दी जाएगी, किस में बेल नहीं दी जाएगी, किस कोर्ट के सामने आपका केस चलेगा और किस कोर्ट में आपका ट्रायल होगा। इस सारे सवालों का जवाब देता है सीआरपीसी। देखिए, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसे पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है, सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट उसे नहीं माना जाता। इसका रीजन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक। और साथ ही साथ वो ऑफेंडर जिसने वो क्राइम कमिट किया है वो पूरी सोसाइटी के लिए खतरनाक है, इसलिए ऑफेंस को अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड वर्सेस स्टेट होता है, इसलिए खुद स्टेट उस ऑफेंडर के अगेंस्ट केस लड़ता है और कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है। इसीलिए बनाया गया था क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का असेंशियल पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट सोसाइटी अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। और ये किस तरह अचीव किया जाता है? ये अचीव किया जाता है बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। ये कहा जाता है कि अगर ऑफेंडर ये काम करेगा तो उसको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर ये असेंशियल एलिमेंट थ्रेट ऑफ पनिशमेंट हटा दिया जाए तो सोसाइटी में एक केओस आ जाएगा, हर तरफ लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि किसी बात का डर नहीं होगा। क्रिमिनल लॉ की इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो टाइप के लॉ होते हैं, एक सब्सटैंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? वो डिफाइन करता है ऑफेंसेस को और साथ ही साथ प्रिस्क्राइब करता है कि उस ऑफेंस के लिए कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पिनल कोड आईपीसी वो डिफाइन करता है मर्डर को, रेप को, फॉर्जरी को, अटेम्प्ट टू मर्डर को, ग्रीवियस हर्ट को, किडनैपिंग को और बहुत सारे तरह के ऑफेंसेस, और साथ ही साथ बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस का क्या पनिशमेंट होगा। सिमिलरली एनडीपीएस हुआ जो कि आपको नार्कोटिक ड्रग्स से संबंधित जो भी क्राइम होते हैं उनको डिफाइन करता है, उनके पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। उसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये अलग तरह के सब्सटैंटिव लॉज हैं। सेकंड आते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट करता है किसका? सब्सटैंटिव लॉ का ही। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने थेफ्ट कमिट किया, चोरी की किसी को, तो उसे उसी समय गिल्टी मान के पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा सब्सटैंटिव लॉ के हिसाब से। उसे कोई एक पूरा प्रोसेस होगा, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट के सामने ले जाएगी। इन सभी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रोसीजरल लॉ बना जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजरल लॉ होता है। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्रिमिनल लॉ के लिए यही प्रोसेस बताता है। सिमिलरली सिविल लॉज के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 दिया गया है जो कि सिविल केसेस की सारी कंप्लीट प्रोसेस बताता है। अब सीआरपीसी क्या क्या बताती है? सीआरपीसी कहती है डिटेक्शन ऑफ क्राइम, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस। एंड का प्रोसेस यही है कि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं किया है और एंड में उसे कितनी सजा मिलेगी। तो इन सभी प्रोसेस को बताता है सीआरपीसी। सीआरपीसी कंट्रोल करती है मशीनरी को, इन्वेस्टिगेशन करने वाली को, एट द सेम टाइम कोर्ट्स को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरपीसी के दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेट है कि कब सीआरपीसी को प्रेसिडेंट से असेंट मिली, वो तारीख है 25 ऑफ जनवरी 1974। और सेकंड डेट है कि कब इसे फोर्स में लाया गया था, सो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 ऑफ अप्रैल 1974। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी का पहला चैप्टर है टेरिटोरियल एक्सटेंड। ये बताता है कि सीआरपीसी किस टेरिटरी तक एक्सटेंड करता है। सेक्शन 1 डिफाइन करता है इस चीज को, वो कहता है सीआरपीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। 2019 पार्लियामेंट अमेंडमेंट से पहले उसके आगे एक सेंटेंस था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट 2019 के पार्लियामेंट अमेंडमेंट के बाद वो शब्द वहां से हटा दिए गए थे और अब सिंपली सीआरपीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। बट इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो कहता है कि सीआरपीसी के चैप्टर 8 जो कि बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी
चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी और चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ये एप्लीकेबल नहीं है नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में। उसके आगे ये लिखा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन इन चैप्टर्स को भी अपने स्टेट पे लागू किया कर सकते हैं। अब इसकी रीजनिंग ये थी कि उस समय जो सोसाइटी और जो जिस समय के हालात उन स्टेट्स में थे, इसलिए सीआरपीसी को उस समय लागू नहीं किया गया था। और इसको जस्टिफाई किया था स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतनलाल केस में भी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, इसका एक्सटेंशन नागालैंड पे नहीं है, उसकी प्रॉपर रीजनिंग है क्योंकि वहां की सोसाइटी की सिचुएशन उस टाइम नहीं थी। जनरली हर एक एक्ट का सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन क्लॉज होता है। लाइकवाइज सीआरपीसी का सेक्शन 2 भी बहुत सारी डेफिनेशंस की बात करता है। टोटल 26 डेफिनेशंस है। 2009 में सेक्शन 2AA में विक्टिम की डेफिनेशन थी, ये 1973 वाले में इंक्लूडेड नहीं थी। अदरवाइज 25 डेफिनेशन 1973 में भी थी। तो टोटल 26 डेफिनेशंस है। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में यहां बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आती है 2A बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि बेल क्या होती है। क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उसे गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट उसे डिसाइड नहीं करती कि ये गिल्टी है, तब तक उसे इनोसेंट ही प्रिज्यूम किया जाएगा। इसलिए अगर एक व्यक्ति को क्राइम कमीशन के बाद जेल में रखा जाए टिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल और उसमें उसको प्रिज्यूम माना जाए कि ये इनोसेंट है, तो ये उसके लिए गलत होगा। इसी वजह से बेल का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ट्रायल एक लंबा प्रोसेस है, इसमें कई कई साल भी लग सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को इतने समय तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। अरेस्ट का मेन पर्पस होता है टू सिक्योर प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। कब? ड्यूरिंग द होल ट्रायल और साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द सेंटेंस। अब अगर इस पूरे दरमियान उस व्यक्ति को जेल में बंद रखा जाएगा तो ये उसकी पर्सनल लिबर्टी का इंफ्रिंजमेंट होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था कि बेल का मतलब ये है कि आप सिक्योर कर रहे हो उस पर्सन की प्रेजेंस को एट द टाइम ऑफ ट्रायल एंड फॉर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर आप इसकी सिक्योरिटी देते हैं, इसी सिक्योरिटी को बेल कहा जाता है। किन मैटर्स में बेल मिलेगी या बेल नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा क्राइम कमिट किया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2A बेलेबल ऑफेंस। ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी में बेलेबल मेंशन है तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है। सेकेंडली, अगर किसी दूसरे लॉ में भी उसे बेलेबल माना गया है तो भी वो बेलेबल ऑफेंस होगा। लाइकवाइज नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होगा? कोई भी अदर ऑफेंस को नॉन बेलेबल माना जाएगा। अब आइए बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी। फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में क्या क्या दिया गया है? उसमें सेक्शन दिए गए हैं, ऑफेंस दिया गया है, बताया गया है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं, बताया गया है कि वो ऑफेंस बेलेबल है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में कि कौन सी कोर्ट उस ऑफेंस का ट्रायल करेगी। तो जो सारी समरी वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी में है। अमूमन देखा जाता है स्टूडेंट्स, लॉयर्स फर्स्ट शेड्यूल को ज्यादा महत्व नहीं देते, पर यह गलत है। फर्स्ट शेड्यूल को अच्छे से पढ़िए, वो सारे ऑफेंसेस के बारे में बहुत ही कैटेगरिकली हर चीज को मेंशन करते हैं। ना बेलेबल ऑफेंस होने का फायदा क्या है? अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट उस आदमी के पास है। जैसे कोई छोटा ऑफेंस है, अगर वो बेलेबल है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर वो इंसान बेल फर्निश करने के लिए हाँ बोलता है तो उसे एज अ मैटर ऑफ राइट बेल पे दिया जाएगा। सिमिलरली, अगर वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो उसके पास एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है कि मुझे बेल दी ही जाए। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ साथ दो और डेफिनेशंस भी इसमें इंक्लूड की गई है। फर्स्ट कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और सेकंड समन और वारंट केस। सेक्शन 2C डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को और सेक्शन 2L डिफाइन करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है किसी भी व्यक्ति को तो उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, और
अगर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती तो उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। इसमें देखा जाता है कि कितनी अर्जेंसी है। अगर किसी ऑफेंस में ज़्यादा हायर लेवल का ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, तो पुलिस को अर्जेंटली उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है। वो मैजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास जाके ये नहीं कहेगा कि मुझे वारंट चाहिए ताकि मैं इसे अरेस्ट कर पाऊं। ऐसे केसेस होंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकेंडली, समन और वारंट केस। समन केस डिफाइन है 2W में, एट द सेम टाइम वारंट केस डिफाइन है 2X में। समन केस में सिंपली ये कहा गया है कि द ऑफेंस द केस विच इज नॉट ए वारंट केस। तो वारंट केस की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2X डिफाइन करता है वारंट केस को। वो कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद डेथ, विद इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ, और लास्टली इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years। तो 2 साल तक की सजा वाले केसेस को समन केस कहा जाएगा। 2 साल से ऊपर वाले केसेस में पनिशमेंट दिया गया है उसे वारंट केस कहा जाएगा। नाउ, अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, समन है या वारंट है, इसका मेन जूरिस्प्रूडेंस, इसकी मेन रीजनिंग डिपेंड करती है ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पे, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस पे। ऑफेंस कितना सीरियस है ये डिपेंड करता है। अगर ऑफेंस कम सीरियस है तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा, वो बेलेबल ऑफेंस होगा। अगर ऑफेंस कम सीरियस है तो पुलिस को इतनी अर्जेंसी नहीं है कि उसे जाके अर्जेंटली पकड़ा जाए, अर्जेंटली अरेस्ट किया जाए, तो वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। सिमिलरली, अगर ऑफेंस सीरियस नहीं है तो उसका पनिशमेंट 2 साल से कम होगा और वो समन केस होगा। लाइकवाइज, अगर सीरियस है तो वो नॉन बेलेबल होगा, कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वेदर टू गिव हिम बेल और नॉट। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा क्योंकि पुलिस को अर्जेंटली उसको अरेस्ट करना है। एट द सेम टाइम उसका पनिशमेंट भी ज्यादा होगा, इसलिए वो एक वारंट केस होगा। अगली डेफिनेशन डिफाइन करती है कंप्लेंट को। सेक्शन 2D कहता है कि कंप्लेंट कैन ओनली बी मेड टू ए मैजिस्ट्रेट। अगर कोई MCQ आता है उसमें यह कहा जाता है कंप्लेंट कैन बी मेड टू पुलिस या मैजिस्ट्रेट या बोथ या नीदर ऑफ देम, तो उसका सही जवाब होगा मैजिस्ट्रेट। सेकेंडली, किस पर्पस के लिए कंप्लेंट दी जाती है? कि कोई मैजिस्ट्रेट एक्शन लेगा दैट सम पर्सन नोन और अननोन पर्सन के खिलाफ भी कंप्लेंट दायर की जा सकती है कि वो कोई क्राइम कमिट करके जा चुका है। अब कंप्लेंट में उसका थर्ड पोर्शन ये कहता है कि पुलिस रिपोर्ट को जो कि पेश करती है पुलिस सेक्शन 173 के अंदर, उसे कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। कोई आम व्यक्ति कंप्लेंट दायर करता है किसी भी नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल दोनों के लिए, तो उसे एक कंप्लेंट माना जाएगा। पुलिस रिपोर्ट की रीजनिंग यह है कि सेक्शन 154 में पुलिस जब FIR दर्ज करती है तो वो केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही कर सकती है। बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस अपनी रिपोर्ट 173 में पेश करती है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तब उसे एक कंप्लेंट माना जाएगा। और जब पुलिस ऑफिसर जिसने वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी है उसे एज ए कंप्लेनेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया जाता है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसका सही ऑप्शन है पुलिस रिपोर्ट। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की। इंक्वायरी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2G में, इन्वेस्टिगेशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, ट्रायल को CRPC में डिफाइन नहीं किया गया। पर जब हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो ट्रायल के बारे में बताना जरूरी होता है। बेसिकली ये क्रिमिनल प्रोसीजर की स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ द प्रोसीडिंग। किन स्टेजेस को पार करने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि जो ऑफेंडर है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है जो कि की जाती है किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। सेक्शन 2H में इसका हवाला दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस होता है टू कलेक्ट एविडेंस। एविडेंस कलेक्शन का समय शुरू होता है जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है किसी भी क्राइम के कमिटन की। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसके अलग अलग स्टेजेस है। देखिए, सबसे पहले होता है प्रोसीडिंग टू द स्पॉट। पुलिस उस जगह जाएगी और देखेगी, मौका मुआयना करेगी कि वास्तव में क्या हुआ है। सेकेंडली, वो डिस्कवरी करती है उस व्यक्ति की जो कि अक्यूज्ड है, उसका अरेस्ट करती है, एग्जामिनेशन करती है अक्यूज्ड का और आसपास के लोगों का जो कि फैक्ट से एक्विंटेड होते हैं, और लास्टली सर्च ऑफ द प्लेस, सीजर ऑफ द थिंग्स। ये सारे काम करने के बाद पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती है।
उस रिपोर्ट को सेक्शन 173 में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है बाय फाइलिंग द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173। उसके बाद शुरू होता है इंक्वायरी, सेक्शन 2G। इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। वो पता लगाता है जेन्युइनिटी ऑफ द केस, केस कितना जेन्युइन है, प्राइमा फेसी कोई केस बनता भी है या नहीं, उसे इंक्वायरी माना जाता है। 173 रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद उस 173 की रिपोर्ट को पूरा पढ़ता है। उसमें कुछ कमियां होती है, जैसे लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207, जिसमें अक्यूज को क्रिमिनल रिकॉर्ड दिया जाता है और ये देखा जाता है कि सही सेक्शन इंसर्ट किया है कि नहीं। ये सारी चीजें इंक्वायरी में देखी जाती है। और ये कब तक चलती है? अंटिल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्ज फ्रेम कोर्ट करता है तब तक इंक्वायरी की स्टेज होती है। उसके बाद ट्रायल कमेंस होता है। ट्रायल कमेंस होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद। उसके बाद कोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखती है, इंक्वायरी को देखती है, एग्जामिनेशन करती है विटनेसेस का, दोनों साइड के एविडेंसेस लेती है, फाइनल हियरिंग करती है जिसमें वो दोनों पक्षों को मौका देती है और लास्टली अपना जजमेंट लिखती है। जजमेंट में वो ये डिसाइड करती है कि पर्सन कन्विक्ट है या एक्विटेड है। अगर कन्विक्शन होता है तो उसके लिए उसको प्रिस्क्राइब पनिशमेंट दिया जाता है। इस स्टेज तक ट्रायल खत्म होता है। तो टिल फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस टू जजमेंट ट्रायल की प्रोसीडिंग चलती है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, अगर कोर्ट के सामने कंप्लेंट फाइल की है या एफआईआर पेश की है, वो फर्स्ट स्टेज हो गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। उसके बाद में जब रिपोर्ट पेश कर दी जाती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, तो उसके बाद में इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट टिल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। उसके बाद होता है ट्रायल और लास्टली जया जाता है जजमेंट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीआरपीसी की। इन्हीं सेक्शंस को आगे इलैबोरेटिव सेशंस में भी लिया जाएगा। तब तक के लिए सी यू।